हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आलोक। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं हमने न्यू चैप्टर क्लास 12 का स्टार्ट किया था, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, और इससे रिलेटेड आपने 2 वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट में आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। क्लियर? और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सो दैट आप कोई भी वीडियो लेक्चर मिस ना करें। फिर तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सेकेंड वीडियो में हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी थी रिलेटेड टू रेट ऑफ रिएक्शन। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो स्टूडेंट, लेट सपोज हम कोई रिएक्शन का काइनेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, दैट इज़ रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, और वो रिएक्शन है लेट सपोज A + B गिव्स C। क्लियर? तो A और B क्या है? रिएक्टेंट है, और C क्या है? प्रोडक्ट है। क्लियर? सॉरी, क्या है? प्रोडक्ट है P। अब स्टूडेंट, एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब रिएक्टेंट मरता है तभी प्रोडक्ट बनता है। मतलब रिएक्टेंट मस्ट डाई टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, तभी प्रोडक्ट बनेगा। अब रिएक्टेंट को मरने के लिए कोलिजन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोलिजन नहीं होगा तो रिएक्टेंट मरेगा नहीं, और रिएक्टेंट अगर नहीं मरेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब A और B जब ख़त्म हो जाएंगे तभी क्या बनेगा? C बनेगा। तो मतलब A and B must die to produce C, that is प्रोडक्ट। क्लियर? अब मरने के लिए मैंने क्या बोला स्टूडेंट? कोलिजन होना बहुत ज़रूरी है। जब A और B आपस में कोलाइड करेंगे तभी क्या करेगा? C बनेगा। करेक्ट है ना? क्लियर? अब स्टूडेंट सोचिए, आपने A का 1 मोल A लिया हुआ था और B भी आपने 1 मोल लिया है, दोनों 1-1 मोल हैं। लेट्स सपोज एक कंटेनर है जिसमें आप A + B को से रिएक्शन करवा रहे हैं और आप C बनाना चाहते हैं। ठीक है? अब आप देखिए स्टूडेंट, जब इनिशियली टाइम t = 0 में इसके A के 1 मोल थे और B के भी 1 मोल थे। ठीक है? 1 मोल का मतलब स्टूडेंट 1 मोल का मीन्स एवोगैड्रोज नंबर। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स A, Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? A के, Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके होंगे? B के। करेक्ट? तो इसका मतलब क्या होगा? शुरू में स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं A और B के बहुत ज़्यादा हैं, तो आपस में कोलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो कोलिजन की अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, करेक्ट है, तो रेट भी क्या होगा? तो C भी ज़्यादा बनेगा, सॉरी, तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा। करेक्ट है ना? और अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। करेक्ट? अब धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा तो होगा क्या? A और B के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते चले जाएंगे। लेट्स सपोज आफ्टर सम टाइम अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? ½ मोल, और इसके भी कितने हो गए? ½ मोल। ठीक है? अब मुझे बताइए, जब ये ½ मोल हो गए तो क्या कोलिजन की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी जैसे पहले थी जब वो दोनों 1-1 मोल थे? तो आंसर है नहीं, क्योंकि जैसे ही जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जाएंगे तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी भी कम होती जाएगी। करेक्ट है ना? क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा? जो C का जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होता जाएगा? कम होगा, प्रोडक्ट भी कम बनेगा। ठीक है ना? इसका मतलब रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो भी धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा? कम होता जाएगा। तो स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन तो ज़्यादा होगा, बाद में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ऐसे देखिए आप स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अगर आपने कभी भी स्पोर्ट्स चैनल पे कभी फार्मूला 1 रेसिंग कार देखा हो, रेसिंग देखी हो, या जो बाइक की रेसिंग होती है वो अगर आपने देखा हो, तो स्टार्टिंग में क्या होता है? जब वो रेस स्टार्ट होती है तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका तब जो ऐसी रेस शुरू होती है तो कुछ पार्टिसिपेंट आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है ना, और रेस से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही रेस थोड़ा टाइम और बीतता है, नंबर ऑफ कोलिजन क्या होता है उनके बीच में, कार्स के बीच में या बाइक्स के बीच में क्या होता है? कम हो जाता है। करेक्ट है? तो सेम यहाँ पे भी है। स्टार्टिंग में नंबर ऑफ पार्टिकल्स A और B के बहुत ज़्यादा थे तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी। करेक्ट है ना? तो और धीरे धीरे क्या हो रहा है? जैसे टाइम पास होता जाएगा
ए और बी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जाएंगे तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। इसीलिए स्टार्टिंग में रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। करेक्ट ना, क्लियर। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो क्या करता है, शुरू में तो बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ करता है क्योंकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, बट आफ्टर सम टाइम वो बहुत धीरे धीरे डिक्रीज़ करता है विथ टाइम। इसका मतलब अगर आप कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे तो वो एक्सपोनेंशियली क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। क्या करता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करता है। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करता है तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। करेक्ट ना, क्लियर स्टूडेंट। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है बहुत तेज़ी से डिक्रीज करता है, बट जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है जो कंसंट्रेशन का डिक्रीज होने का जो रेट होता है वो बहुत धीरे 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 कम होता चला जाता है। करेक्ट है ना, इसीलिए जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है रिएक्टेंट का वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। करेक्ट। तो स्टूडेंट देखिए मैंने यहाँ पे यही ग्राफ बना रखा है, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या स्टूडेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एक्स एक्सिस पे क्या स्टूडेंट, टाइम। ठीक है, तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टूडेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, वो डिक्रीज करता है। क्या करता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। ठीक है, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, हमें क्या कैलकुलेट करना था, रेट। ठीक है ना। अब रेट क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपको याद है स्टूडेंट, जो रेट है वो डेल्टा सी बाय डेल्टा टी था, प्लस माइनस लगा दें हम, प्लस रिएक्टेंट के लिए, सॉरी प्लस प्रोडक्ट के लिए और माइनस रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, तो अब हम ग्राफ किसका प्लॉट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इसलिए हमारा जो रेट होगा वो क्या होगा, माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा सी क्या, कंसंट्रेशन एट 2 पॉइंट, ठीक है ना, एट 2 डिफरेंट टाइम्स। ठीक है ना, तो इसका मतलब लेट्स सपोज ग्राफ पे हमने ये जो है, ये वाला जो पॉइंट है वो C1 कंसंट्रेशन है, और आफ्टर सम टाइम ये क्या है, C2 कंसंट्रेशन है। ठीक है, और ये वाला जो टाइम है वो कितना है, T1, और ये वाला जो टाइम है वो कितना है, T2। मैं दोबारा बना लेता हूँ। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, इधर क्या है, कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, और इधर क्या है, टाइम है। ठीक है, अब देखिए लेट्स सपोज ये C1 कंसंट्रेशन है T1 टाइम में, और ये C2 कंसंट्रेशन है T2 टाइम पे। करेक्ट, राइट। अब रेट क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट माइनस डेल्टा सी, डेल्टा सी मतलब कितना, C2 माइनस C1 अपॉन कितना, डेल्टा टी, दैट इज T2 माइनस T1। करेक्ट स्टूडेंट। तो डेल्टा सी देखिए क्या है, ये कितना था C2 और ये कितना था C1, ये वाला, ये लेंथ है, और तो ये लेंथ क्या होगा, C1 माइनस C2, या C2 माइनस C1 मॉड की बात करें तो मैग्नीट्यूड लेना हमें, तो क्या होगा C2 माइनस C1, और ये वाला जो लेंथ है वो क्या होगा, T2 माइनस T1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस ट्राइंगल का जो रेट है वो क्या है, ट्राइंगल का क्या है, ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो सी ए क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। करेक्ट है ना, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, इस ग्राफ का स्लोप, अगर आपको याद है tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो दिस मीन्स कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप अगर आप कैलकुलेट करते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो वो क्या होगा स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर आप ग्राफ आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम है, तो आपको क्या लेना है, नेगेटिव स्लोप लेना है। क्या लेना है, नेगेटिव, क्योंकि रेट आपको क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। ठीक है ना। सो दिस मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। करेक्ट है स्टूडेंट, आप होप आपको क्लियर आया हुआ होगा। हमने क्या करा, C1 इस T1 टाइम पे C1 कंसंट्रेशन था,
T2 टाइम पे C2 कंसंट्रेशन था और ये T1 और T2 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस कितना T1, करेक्ट ना। सो अगर आप देखें मॉड की बात करें, मैग्नीट्यूड है अगर हमें लेना है, मैग्नीट्यूड ही लेना है स्टूडेंट क्योंकि रेट हमें पॉजिटिव ही है। सो ये वाला क्या डिस्टेंस है, ये C2 माइनस C1 है। सो ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये वाला डिस्टेंस क्या है T2 माइनस T1, ये क्या है बेस। तो हमें बेसिकली रेट किसके बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है स्लोप। सो दिस मीन्स अगर हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं इस ग्राफ का तो इक्वल टू आएगा किसके रेट ऑफ रिएक्शन के। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, रेट इज इक्वल टू माइनस सी डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, दैट इज माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 बाई T1। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस। तो जो रेट है वो क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज रेट इज माइनस DC बाई DT अगर स्मॉल की बात करें तो, और वो क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस मीन्स क्या है टेन थीटा। सो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है स्टूडेंट, रेट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। स्टूडेंट आप प्लीज़ मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पे ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर माइनस के साथ लगा दीजिएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज माइनस टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है स्लोप, तो नेगेटिव ऑफ स्लोप प्लीज़। हाँ ये आप लिख लीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आप वैसे ही लिखिएगा, रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ROR इज इक्वल टू माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो माइनस कितना टेन थीटा, और माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस ऑफ स्लोप। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ, करेक्ट ना। सेम स्टूडेंट क्या है, जब आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अब क्या होगा, अगर रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा था डिक्रीज कर रहा था, तो कंसंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट है वो क्या करेगा एक्सपोनेंशियली क्या करेगा इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इस ग्राफ का भी स्टूडेंट क्या करेंगे, अगर आपको रेट कैलकुलेट करना है तो रेट क्या होगा डेल्टा C बाय डेल्टा टी पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। तो अब देखिए लेट्स सपोज स्टूडेंट ये क्या है, ये C1 था T1 टाइम पे, और ये क्या था C2 था T2 टाइम पे। तो आप फिर से देखिए ये वाला जो है ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा रेट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ द स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस क्या टाइम ग्राफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ बनाया हुआ एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट दोनों ग्राफ में क्या होगा, आप धीरे धीरे बढ़ेगा, आप इसको कांस्टेंट मत करिएगा स्टूडेंट, धीरे धीरे आप इंक्रीज करते रहिए, स्लाइटली इंक्रीज करिएगा। और ये स्लाइटली क्या करेगा धीरे, देखिए शुरू में तो बहुत तेज़ी से डिक्रीज कर रहा था, बाद में ग्रेजुअल डिक्रीज करेगा ये, ठीक है। तो ये शुरू में बहुत तेज़ी से इंक्रीज करेगा, बाद में बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब इस ग्राफ में क्या स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये क्या ट्राइंगल बनाया हुआ मैंने स्टूडेंट, ये ट्राइंगल क्या है ये परपेंडिकुलर और ये क्या बेस। तो रेट क्या है डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी या DC बाई DT, तो वो क्या हो जाएगा टेन थीटा दैट इज स्लोप। तो रेट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ द स्लोप ऑफ अ कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ, करेक्ट। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा कि ग्राफ के हेल्प से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसको रेट ऑफ रिएक्शन को, राइट। तो हमने अभी सीखा स्टूडेंट कि हाउ वी कैन कैलकुलेट रेट ऑफ अ रिएक्शन विथ हेल्प ऑफ अ ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको दो डिफरेंट टाइम पे कंसंट्रेशन देखनी है और आपको क्या कर देना है रेट का फॉर्मूला लगाना है डेल्टा C बाय डेल्टा टी, अगर रिएक्टेंट है तो माइनस के साथ, अगर प्रोडक्ट है तो प्लस के साथ, करेक्ट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट टाइप है स्टूडेंट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप इसको आगे मैंने यहाँ एवरेज रेट लिखा है, आप इसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, अगर लेट सपोज आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो लेट सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि पानीपत से और
क्योंकि बीच में जब आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाएंगे तो पहले सोनीपत आएगा, देन पानीपत, फिर करनाल, फिर कुरुक्षेत्र, अम्बाला एंड चंडीगढ़। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली से ड्राइव कर रहे हैं, चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं ऑन योर कार, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कैलकुलेट योर आर स्पीड, ठीक है, फ्रॉम बिटवीन पानीपत टू कुरुक्षेत्र, पानीपत से कुरुक्षेत्र के बीच में, तो आप क्या करेंगे, पानीपत से कुरुक्षेत्र का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया और जो टोटल टाइम कंज्यूम हुआ उसके बीच में, तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्पीड हो जाएगा किसके, पानीपत और किसके, अम्बाला के बीच में। ठीक है, लेट्स सपोज आप यहाँ से ऐसे चलें, ये दिल्ली है और ये चंडीगढ़ है। ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ रेट बताइए, ये पानीपत है और ये लेट्स सपोज कुरुक्षेत्र है, आप रेट बताइए इसके बीच का। तो आपने क्या करा, डिस्टेंस कैलकुलेट किया और डिवाइड बाय कितना टाइम आपने लगा इसको डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, दैट इज़ स्पीड। तो स्टूडेंट ये जो स्पीड है आएगा, इसको क्या बोलेंगे आप, एवरेज स्पीड। क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये क्या है, दो फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम पे आपने क्या कैलकुलेट करा, डिस्टेंस कैलकुलेट करा और क्या कर दिया, टाइम से डिवाइड कर दिया, तो क्या आया, स्पीड जो आएगा वो क्या कहलाएगा, एवरेज स्पीड। सेम स्टूडेंट यहाँ पे भी है, अगर आप दो डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल पे क्या डेल्टा सी कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सपोज C1 और C2 है, तो किसी फाइनाइट इंटरवल के लिए आप डेल्टा सी कैलकुलेट करते हैं और डिवाइड कर देते हैं किससे, डेल्टा टी से, तो ये क्या कहलाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या स्टूडेंट, द रेट विच इज मेजर्ड ओवर अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, किसमें, द रेट विच इज मेजर्ड ओवर अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, जैसे यहाँ पे स्पीड है, एवरेज स्पीड, ठीक है ना, इट इज़ अ रेट मेजर्ड एट फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम है, बट रेट किसके रिस्पेक्ट में, या डिस्टेंस में, यहाँ रेट किसके रिस्पेक्ट में है, कंसंट्रेशन, है ना। ठीक है, करेक्ट स्टूडेंट, क्लियर। तो आपको क्या करना है, अगर एवरेज रेट कैलकुलेट करना है तो दो डिफरेंट टाइम आपको लेना है, उस डिफरेंट टाइम पे आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन नोट करनी है और आपको डेल्टा सी कैलकुलेट करना है और उसको डिवाइड कर देना है किससे, डेल्टा टी से, तो जो रेट आएगा वो क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सो देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ स्टूडेंट, द रेट मेजर्ड ओवर अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द कंसंट्रेशन एट टू डिफरेंट पॉइंट, है ना। ठीक है, तो आप दो डिफरेंट पॉइंट पे या दो डिफरेंट टाइम पे कंसंट्रेशन नोट करिएगा, तो उसके बाद आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सो देखिए क्या है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये ग्राफ है स्टूडेंट, हमें रेट कैलकुलेट करना है स्टूडेंट बिटवीन 5 to 20 सेकेंड के बीच का रेट कैलकुलेट करना है, किसके, 5 to 20 सेकेंड का। तो इसका मतलब जो T1 है वो कितना है, 5, और जो T2 है वो कितना है, 20 सेकेंड। अब आपको क्या करना है, 5 सेकेंड पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको यहाँ से कंसंट्रेशन देखनी है ग्राफ से, एट 5 सेकेंड एंड एट 20 सेकेंड। तो आपको क्या मिल जाएगा, C1 और C2। तो आपने क्या करा, 5 पे ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो C1 है वो कितना है, 0.04 मोलर, कितना है, 0.04 मोलर M स्टूडेंट, है ना। और जो C2 है वो 20 सेकेंड पे, और वो कितना है, 0.01 सॉरी, कितना है, 0.01। दिस मीन्स आपने विथ हेल्प ऑफ ग्राफ T1 टाइम पे 5 सेकेंड पे C1 देख लिया और टाइम T2 दैट इज 20 सेकेंड पे C2 देख लिया। अब वी कैन इजीली कैलकुलेट क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि एक हम फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हम फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रेट कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। सो क्या होगा स्टूडेंट, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या, C2 माइनस C1, हम रिएक्टेंट का कैलकुलेट कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन, C2 कितना था, 0.01 माइनस C1 0.04, मैं दोबारा लिख रहा हूँ स्टूडेंट, माइनस के साइन 0.01 माइनस 0.04 डिवाइड बाय व्हाट स्टूडेंट, T2 माइनस T1 दैट इज 20 माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपको मिलेगा 2 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड रेट। कैलकुलेट इस रेट को क्या बोलेंगे हम, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट वही है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज माइनस ऑफ C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। 5 सेकेंड पे स्टूडेंट देखिए कितना था, 0.04
20 सेकंड पे कंसंट्रेशन थी 0.01, ठीक है। तो हमने क्या करा, -0.01 माइनस 0.04 अपॉन 20 माइनस 5, तो यहाँ से सॉल्व किया तो कितना आया, 2 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब स्टूडेंट ये क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन? लेट्स सपोज स्टूडेंट आप वही दिल्ली से आप चंडीगढ़ जा रहे थे और मैं आपसे पूछा कि जब आपने पानीपत का टोल क्रॉस किया है ना, टोल है ना, टोल प्लाजा पड़ता है, या लेट्स सपोज आपने पानीपत क्रॉस किया, तो जब पानीपत क्रॉस कर रहे थे या पानीपत का कोई भी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्रॉस कर रहे थे, लेट्स सपोज मैंने क्या बोला, टोल प्लाजा बोला, तो लेट्स सपोज आप पानीपत का टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे थे, तो उस समय आपकी स्पीड क्या थी? तो वो क्या पूछना चाह रहा है स्टूडेंट कि आप अपना स्पीड बताइए एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो जब आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अपना स्पीड बताएंगे तो वो क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे अगर आपको याद है, कभी आप ड्राइव करते हैं हाईवे पे तो हमेशा आपको एक स्पीड लिमिट गिवन होती है कि आपको बिलो 90 किलोमीटर पर आवर आपको स्पीड मेंटेन करनी है। तो बहुत बार क्या होता है, पुलिस वाले खड़े रहते हैं, है ना, वो क्या होता है, स्पीड गन रखते हैं उनके पास, ठीक है, कैमरा लगा के रखते हैं, जिससे कि आप जैसे ही आप उसके सामने से गुजरेंगे, पैरेलल से निकलेंगे, तो आपकी स्पीड क्या करेगा, वो मेज़र कर लेता है। तो इसका मतलब वो जो स्पीड मेज़र कर रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पे मेज़र कर रहा है, तो वो जो स्पीड होगा वो क्या कहलाएगा आपको? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड मेजर्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, क्या कहलाएंगे हम, राइट, वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। या ऐसे कहें, आप चंडीगढ़ से, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, लेट्स सपोज आपने सुबह 5 AM पे स्टार्ट किया और आप 10 AM पे आप चंडीगढ़ पहुंच गए। तो लेट्स सपोज मैं आपसे पूछता हूं कि 8 AM पे आपकी स्पीड क्या थी? तो अब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपकी स्पीड पूछ रहा है। दिस मीन्स ही वांट्स टू नो योर इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। सेम चीज़ स्टूडेंट, जब हम किसी एक इंस्टेंट टाइम पे अगर हम रेट कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। सो द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम या एनी पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट। जब आप एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए रेट कैलकुलेट करते हैं तब वो क्या कहलाएगा? रेट ऑफ, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मैं पूछूं, आप अपनी स्पीड बताइए 8 AM टू 9 AM, जब आप ट्रेवल कर रहे थे 5 AM से 10 AM के बीच में, तो 8 AM से 9 AM के बीच में, तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम इंटरवल है। तो ये जो यहाँ पे जो स्पीड बताएंगे वो स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड आएगी। लेकिन जब आपसे मैं पूछूं कि 9 AM पे बताइए या 8 AM पे बताइए तो वो क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। सेम अगर आप कंसंट्रेशन बता रहे हैं बिटवीन 2 डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम तो वो क्या कहलाएगा? एवरेज रेट। या फिर अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट बताना चाहते हैं टाइम पे तो वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट? इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगा, राइट। अब इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट कैसे करेंगे, राइट। देखिए क्या है, लेट्स सपोज इसी ग्राफ में आपसे पूछता है कि स्पीड बताइए या रेट बताइए एट 10 सेकेंड। क्या बताइए? रेट 10 सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो ध्यान से समझिएगा। 10 सेकेंड पे अपना रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, ग्राफ तो आपके पास है ही है, कंसंट्रेशन वर्सेस क्या टाइम, रेट ऑफ, यहाँ पे आप इसको स्टूडेंट सही कर लीजिएगा, ये रेट ऑफ रिएक्टेंट नहीं है, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, मेक इट करेक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो मेक इट करेक्ट, राइट। तो अब देखिए स्टूडेंट क्या है, अगर आपके पास ऑलरेडी ग्राफ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस किसका? टाइम का ग्राफ है, ये ऑलरेडी यही ग्राफ, लेट्स सपोज इसकी बात करते हैं, और 10 सेकेंड में आपसे पूछ रहा है 10 सेकेंड पे रेट बताइए, ठीक है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, 10 सेकेंड पे आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है जो एक कट करेगी या टच करेगी किसको? ग्राफ को। अब आपको पास जो पॉइंट मिलेगा स्टूडेंट, जो आपको पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे ये टच कर रही है वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को, इस पॉइंट पे आपको क्या करना है,
एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? एक टेंजेंट। क्या ड्रॉ करना है? एक टेंजेंट। और अगर आप ये जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इसका जब आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा? इंस्टेंटेनियस रेट। क्यों? देखिए स्टूडेंट, राइट। अब क्या है, ये ट्राइंगल बहुत बड़ा है, राइट। स्टार्टिंग में जब एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे तो ट्राइंगल काफ़ी बड़ा था। अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है वो इस टाइम पे, इसका मतलब क्या होगा? आप धीरे धीरे ट्राइंगल छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, एक टाइम पे आपको ऐसा ट्राइंगल मिलेगा, अगली बार और छोटा मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जब आप 10 सेकंड पे पहुँचेंगे तो आपको ट्राइंगल बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। तो अगर ट्राइंगल बहुत स्मॉल हो जाएगा तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, करेक्ट ना? क्योंकि क्या होगा, वो ट्राइंगल इतना छोटा होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछ रहा है आपसे। तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो ट्राइंगल बनेगा वो बहुत ही छोटा बनेगा, बहुत ही स्मॉल। तो इसका मतलब आप परपेंडिकुलर और बेस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब आप स्लोप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या तरीका होता है इस ऐसे केसेस में? मैथ्स में आपने देखा भी होगा, ठीक है, कि आप क्या करते हैं, उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इस टेंजेंट का क्या करते हैं, अगर आप इस टेंजेंट का जब आप स्लोप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, राइट, वो क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, इसका स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट क्या कहलाएगा आपको? रेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेट कहलाएगा, राइट, ठीक है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, क्यों ऐसा दिक्कत हुई? क्योंकि आपको कितना 10 सेकंड में पूछा हुआ था, स्टार्टिंग में कितना था, ये ट्राइंगल बहुत बड़ा था। तो जब आपको 10 सेकंड में पूछेगा इसका मतलब आपको ट्राइंगल बहुत ही छोटा हो जाएगा। आपका ट्राइंगल बहुत छोटा हो जाएगा तो यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस मीन्स यू विल नॉट एबल टू कैलकुलेट स्लोप विथ हेल्प ऑफ दिस, जो आप पहले कर रहे थे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या तरीका होता है, यू ड्रॉ द टेंजेंट विद दिस पॉइंट, का आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से, और द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट। अब ये टेंजेंट का स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जिस पॉइंट पे यहाँ पे कट करेगा तो ये स्टूडेंट क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और जो ये जहाँ पे कट कर रहा है वो क्या हो गया? बेस। तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर से दैट इज tan थीटा, ये वाला पॉइंट। क्या? ये वाला पॉइंट, राइट, ये वाला पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक। और ये आपने क्या ड्रॉ किया था? टेंजेंट। तो इस टेंजेंट का जब आप किस पे, टेंजेंट किससे टच करके जा रहा है? 10 सेकंड पे। तो जिस पॉइंट पे भी वाई एक्सेस को कट करेगा, एक्सेस को कट करेगा, तो वहाँ से आप क्या कैलकुलेट करेंगे? परपेंडिकुलर, और इधर से क्या कैलकुलेट करेंगे? बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है स्टूडेंट? tan थीटा, दैट इज स्लोप, ठीक है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम that can be obtained by drawing a tangent to a concentration versus time graph at any particular instant of time, किसी particular instant of time में, and calculating the slope of the tangent, ठीक है ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या करें आप? रेट, इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, ठीक है। उसके बाद जिस टाइम पे आपसे रेट पूछा हुआ है उस टाइम पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, और उस टेंजेंट का जब आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, रेट मेजर्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट to the concentration versus time graph at that instant of time, ठीक है। क्या करना है आपको? that can be obtained, है ना, by drawing the tangent to the concentration versus time graph to that instant of time, उसी instant of time पे, and calculating the slope of the tangent. The slope of the tangent will be equal to instantaneous rate, correct? आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे और कैसे इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज रेट रिएक्शन कैलकुलेट करने का बहुत आसान स्टूडेंट, आपको सिर्फ परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैलकुलेट करना है, किसका? वो जो ट्राइंगल आपने बनाया था, ठीक है ना, राइट, बिटवीन टू डिफरेंट इंटरवल पे, राइट। और अगर इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है स्टूडेंट? आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है पासिंग थ्रू दैट पॉइंट ऑन अ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से, ठीक है, और बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, ठीक।
तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने वही किया हुआ है, यहाँ से आपसे पूछा हुआ है कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट एट 15 सेकंड पे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और यहाँ पे कितना स्टूडेंट टाइम, ठीक है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोलैरिटी। अब आप देखिए आपसे कितने पे 15 सेकंड पूछा, तो मैंने क्या करा, देखिए 15 सेकंड पे यहाँ पे कट किया, यहाँ पे ये जो पॉइंट आया, ठीक है, ये 15 सेकंड पे पॉइंट आया स्टूडेंट। अब इस 15 सेकंड से हमने क्या पास किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट। आप देख सकते हैं ये टेंजेंट, ठीक है। अब ये टेंजेंट क्या कर रहा है, यहाँ वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें दैट परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले बेस, तो हमें क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 0.045, कितना है 0.045, और जो टाइम है वो किस पे है, 26 सेकंड पे है। सो दिस मीन्स क्या होगा स्टूडेंट, जो ये जो डिस्टेंस है 0.05 डिवाइड बाई कितना 26, बट आपको क्या रेट पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि स्लोप तो नेगेटिव है स्टूडेंट। एंगल कितना है, 90 डिग्री से बड़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। सो क्या होगा स्टूडेंट, तो 0.045 डिवाइड बाई कितना 26 इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। वो कौन सा रेट होगा, इंस्टेंटेनियस रेट। तो देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इंस्टेंटेनियस रेट एट 15 सेकेंड इज माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दैट इज कितना, -AB। देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है, A और ये क्या B। तो ये कौन सा डिस्टेंस है, AB, और डिवाइड बाई ये डिस्टेंस क्या है, AC, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये डिस्टेंस 0.05, या आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ 0 माइनस 0.5 और 26 माइनस 0, तो ये कितना आएगा, 0.05 डिवाइड 26। तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपको कितना मिलेगा, 17 इंटू 10 टू द पावर -4 मोलर पर सेकेंड, ठीक है। सो दैट इज नोन एज स्टूडेंट क्या, इंस्टेंटेनियस रेट, राइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट इनिशियल रेट। क्या है, इनिशियल रेट। तो इनिशियल रेट का मतलब क्या है स्टूडेंट, जब आप टाइम t इक्वल टू 0 पे रेट कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट, राइट। लेट्स सपोज टाइम t इक्वल टू 0 पे इस पॉइंट पे आपको अगर रेट कैलकुलेट करना है तो वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। इसको हम स्टूडेंट डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि एक हमें मेथड सीखना है, इनिशियल रेट मेथड। उसमें हम इसको डिटेल में सीखेंगे कि इनिशियल रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, राइट। सो मैं भी फिर से बोल रहा हूँ, इनिशियल रेट वी विल डिस्कस इन डिटेल इन अ लेटर टॉपिक दैट इज नोन एज इनिशियल रेट मेथड, करेक्ट। अभी सिर्फ इतना याद रखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम t इक्वल टू 0 इज नोन एज इनिशियल रेट। तो रेट इज इक्वल टू माइनस dc/dt होगा, एट टाइम t इक्वल टू 0 इज नोन एज इनिशियल रेट। लेट्स सपोज स्टूडेंट ऐसे गिवन है, c इज इक्वल टू कंसंट्रेशन है a t स्क्वायर माइनस BT, कितना है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। लेट्स सपोज आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन है जो कि एक रिलेशन से गिवन है AT स्क्वायर माइनस BT। अब वो आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द इनिशियल रेट। क्या कैलकुलेट करना है, इनिशियल रेट। तो आप क्या करेंगे, dc/dt कैलकुलेट करेंगे। तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट कितना होगा, a तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का कितना होगा 2AT, और BT का मतलब b कांस्टेंट, t तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब इस पे आप क्या पुट करेंगे, t इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल रेट पे टाइम t इक्वल टू 0 था। तो dc/dt क्या हो जाएगा, -b, और आपको क्या लेना है, माइनस साइन लेना है क्योंकि पॉजिटिव लेना है, तो आंसर कितना होगा, +b। तो व्हाट विल बी द इनिशियल रेट स्टूडेंट, b, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, b। तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसी टॉपिक के अंदर, इनिशियल रेट के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। वो कोई सा भी ऐसा रिलेशन देगा, कंसंट्रेशन ऑफ टाइम का रिलेशन देगा और आपसे पूछेगा कैलकुलेट द इनिशियल रेट, ठीक है। या इसी में पूछता हम, लेट्स सपोज हम बोलते हैं कैलकुलेट द रेट, इनिशियल रेट कितना है, +b। अब याद रखिएगा, अब इसी क्वेश्चन की बात करें, कैलकुलेट द रेट एट 5 सेकेंड, ऐसे पूछता हो, कैलकुलेट द रेट एट 5 सेकेंड। तो आपने DC क्या था, AT स्क्वायर माइनस BT, तो आपने क्या करा, dc/dt माइनस के साथ, तो कितना आया था 2AT माइनस B। अब क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द रेट एट 5 सेकेंड। तो इसका मतलब टाइम आपको कितना डालना है, 5 सेकेंड यहाँ पुट करना है। तो 5 सेकेंड पुट करेंगे तो कितना होगा, 10A माइनस B हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10A माइनस B हो जाएगा। सो दिस इज रेट एट 5 सेकेंड। रेट एट 10 सेकेंड, तो t को 10 पुट कर देंगे, करेक्ट ना स्टूडेंट, राइट। तो प्लीज़ ये जो मैंने अभी लिखा है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है इस टॉपिक के अंदर, तो प्लीज़ आप इसको मेंशन कर लीजिएगा जैसे मैंने किया था। कंसंट्रेशन इज AT स्क्वायर माइनस BT, तो dc/dt इज इक्वल टू क्या होगा, 2AT माइनस B।
तो अगर इनिशियल रेट है तो टी इक्वल टू 0 पुट करना है, तो आंसर कितना आएगा बी। अगर टाइम रेट पूछ रहा है 5 सेकंड पे, तो आपको क्या करना है, टी इज इक्वल टू 5 पुट करना है, तो 2a -5 में टी 5 पुट करेंगे तो कितना होगा 10a - b। करेक्ट। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा पूरा वीडियो लेक्चर। ठीक है, हमने रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस किया। ठीक है, कि रेट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ अ ग्राफ, है ना। ठीक है, और टाइप्स ऑफ रेट डिस्कस किया, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट और इनिशियल रेट। एवरेज रेट, जब आप रेट कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करेंगे, किसी एक फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो क्या कहलाएगा वो एवरेज रेट। किसी इंस्टेंट टाइम के लिए अगर आप रेट कैलकुलेट करेंगे तो क्या कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। अगर आप रेट कैलकुलेट करेंगे एट टाइम t इक्वल टू 0 तो क्या कहलाएगा इनिशियल रेट। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।